डियर एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एयर केमिस्ट्री क्लासेज में। और मैं हूं आपकी सुनीता मैम। और अभी हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th केमिस्ट्री चैप्टर 2 से स्ट्रक्चर ऑफ एटम से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जो टॉपिक का नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे। कैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, इसका ऑब्जर्वेशन क्या है, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आप कैसे सॉल्व करेंगे, इससे क्या फॉर्मूला डेराइव होगा, ये सारी बातें अभी हम लोग सीख जाएंगे तुरंत। ठीक है, तो देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जन्मदाता हर्ट्ज हैं। हर्ट्ज ने ही ये चीज़ ऑब्जर्व किया, देखा और बताया। तो देखिए, इन 1887 एच हर्ट्ज परफॉर्म्ड अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट इन विच इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रॉन्स है तो इलेक्ट्रिक करंट की बात हो जाती है, वर इजेक्टेड व्हेन सर्टेन मेटल्स लाइक पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम वर एक्सपोज टू अ बीम ऑफ लाइट सुटेबल फ्रीक्वेंसी। दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यानी इन्होंने कहा कि अगर कोई खास तरह का मेटल लिया जाए, जैसे पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम को उन्होंने मेंशन किया कि इन मेटल्स के ऊपर जब आप एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी का बीम ऑफ लाइट पास करते हैं, डालते हैं, तो उससे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है। दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बात आ रही समझ में? मतलब मेटल्स के ऊपर ऐसे समझिए, अगर हम लोग ऐसे सिंपल भाषा में कहें तो ये मेटल है, मेटल के ऊपर जब सूटेबल फ्रीक्वेंसी का बीम ऑफ लाइट पड़ेगा तो इससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है। दिस इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये कहा किन्होंने? हर्ट्ज साहब ने कहा। और उसके बाद आइंस्टीन जी भी से जुड़ेंगे आगे चल के। अभी हर्ट्ज ने ये कहा है। ये चीज़ आपने समझ लिया। आप ये भी लिख सकते हैं, अगर एग्जामिनेशन पर्पज से सिर्फ छोटा सा याद करना चाहते हैं तो इस तरह से भी आप छोटा सा लिख सकते हैं। व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी इज अलाउड टू इंसिडेंट ऑन अ मेटल, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक प्लेस। दिस फेनोमेनन इज नॉन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यानी सुटेबल, यहाँ पे देखिए जो की वर्ड है मैं अभी से आपको बताती जाऊंगी। जब स्टार्टिंग किया है हम लोगों ने पढ़ना तो इससे क्या होगा फायदा कि एग्जामिनेशन के टाइम बहुत दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या है ये जो की वर्ड है कि लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी, मतलब एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी का लाइट पड़ेगा तभी, मतलब एक होना चाहिए जिससे कि काम हो आपका। ठीक है ना? फ्रीक्वेंसी इज अलाउड टू इंसिडेंट ऑन मेटल, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस। दिस फेनोमेनन इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, समझ गए बात? अब ये देखिए, इस तरह इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए इस तरह का उन्होंने एक एपरेटस तैयार किया, एक सर्किट तैयार किया। ठीक है, जिसमें ये वैक्यूम चैम्बर है, इसमें आपको, तो देखिए यही ये आपका जो एपरेटस तैयार किया गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। यहाँ पे ये मेटल सरफेस है, मेटल सरफेस के ऊपर सुटेबल फ्रीक्वेंसी का लाइट पड़ा, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। ठीक है, अब देखिए इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पे आमीटर लगा हुआ है, इसमें डिफ्लेक्शन होगा तभी पता चलेगा कि मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट का पास हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो डिफ्लेक्शन के लिए पता चलने के लिए कुछ तो चाहिए था ना, तो यहाँ आमीटर लगा हुआ है। ये बैटरी से सर्किट को पूरा किया गया, बैटरी से सर्किट को पूरा किया गया। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन निकला, अब किसी तरह का आपने सर्किट या पाथ ही पूरा नहीं किया है तो आखिर इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा, ये पता चलेगा कैसे? ठीक है, मेटल्स अगर क्या आपने घर में जो मान लीजिए एक मेटल रखा हुआ है अपना, कोई भी पीतल का, तांबा का, कोई भी चीज़, उसके ऊपर क्या पड़ेगा, बीम ऑफ लाइट सनलाइट में रख देंगे तो उसे इलेक्ट्रिक करंट पास करने लगेगा? नहीं, उसका नियम है कि कुछ सूटेबल फ्रीक्वेंसी चाहिए, एक ऐसा फ्रीक्वेंसी चाहिए जो कि पॉसिबल करे इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन। और फिर जब इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो तो एक सर्किट भी होना चाहिए जो बताएगा कि पासिंग ऑफ करंट हो रहा है। बात आ गई आपके समझ में क्या है? तो ये फिगर आपके एनसीईआरटी बुक में भी है, यहाँ भी है, आप इसको ध्यान से देखें, बना लें, एक बारी प्रैक्टिस आपको करना है। ठीक है, बात आ गई समझ में? अब देखिए ये जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया तो इस एक्सपेरिमेंट का ऑब्जर्वेशन क्या देखा कि हाँ भैया एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी का पड़ता है तभी निकलता है इलेक्ट्रॉन, अदरवाइज नहीं निकलेगा। ये एक ऑब्जर्वेशन हो गया ना? बात आ गई समझ में? दूसरी बात क्या, यहाँ पे अगर आप वैसा मेटल लेते हैं जिसका बाइंडिंग एनर्जी कम है, मेटल अगर मतलब बड़ा मेटल है तो उसका बाइंडिंग एनर्जी यानी कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का जो अट्रैक्शन होगा कमजोर होगा, तो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन आसानी से हो जाएगा। इसमें सबसे बेहतरीन क्वेश्चन भी है आपके एनसीईआरटी बुक में, सीजियम को ही सबसे अच्छा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के रूप में लिया जाता है मेटल के फॉर्म में। क्यों? क्योंकि इसका जो बाइंडिंग एनर्जी होता है कम होता है ड्यू टू बिगर साइज, बड़े साइज होने के कारण। ठीक है, तो जब वहाँ पे एक्सरसाइज करेंगे तो वहाँ पे भी समझेंगे, लेकिन यहाँ भी आपने समझ लिया कैसे हुआ। करेगा पोटेशियम भी, बट उसमें आपको एनर्जी ज़्यादा खर्च करना होगा। तो समझ गए, इस सीजियम में क्या है कि एनर्जी का खर्च कम करना होगा और काम हो जाएगा। बात आ गई समझ में आपके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में? अब ऑब्जर्वेशन देखते हैं।
तो देखिए ऑब्जर्वेशन नंबर फर्स्ट, ओनली फोटोन ऑफ लाइट ऑफ सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी, कीवर्ड मिनिमम फ्रीक्वेंसी कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जिसे डिनोट किया जाता है न्यू नॉट से, ठीक है, कैन काउज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी कि ओनली फोटोन्स, वैसा लाइट बीम जिसका मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो होगा वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता है, एक मिनिमम एनर्जी जब इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन पॉसिबल हो जाए तो उसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहा जाता है, ठीक है। समटाइम आपको 2 मार्क्स में 1 मार्क्स में क्वेश्चंस आते हैं व्हाट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ये होता है, और इसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को जब ई से मतलब इसको जब आप एनर्जी के फॉर्म में दिखाएंगे एच के साथ करके, तो ये एनर्जी ऑफ थ्रेशोल्ड एनर्जी भी कहलाता है, और आगे बताएंगे आपको कि क्या है कैसे होता है। तो सबसे पहली बात कि पहला क्या हुआ कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, यानी मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ एनर्जी चाहिए, मिनिमम फ्रीक्वेंसी होना चाहिए जिससे कि इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल होगा, तो उसे कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। बात आगे समझ में है ना। उसके बाद देखिए तो इसको म्यू नॉट से दिखाते हैं, तो द वैल्यू ऑफ म्यू नॉट डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेटल्स, ये देखिए हुआ ना अभी जस्ट जो पीछे मैंने आपको बताया कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का जो वैल्यू है ना वो डिफरेंट मेटल्स के लिए डिफरेंट होगा, सबके लिए सेम नहीं होता है, पोटेशियम के लिए अलग होगा, रुबिडियम के लिए अलग होगा, सीजियम के लिए अलग होगा। सीजियम में जल्दी से हो जाएगा, यानी कि फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा वहाँ कम हो जाएगा। ऐसे समझते हैं बच्चों, पढ़ाई जब आप कर रहे होते तो समझिए कि पोटेशियम है, रुबिडियम है और सीजियम है, तो चूंकि इसका बाइंडिंग एनर्जी कम है तो इससे इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन आसानी से हो जाएगा, तो इसका जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगा क्या होगा, लेस होगा। सबसे ज़्यादा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इसका होगा, इससे है ना, आप बात समझ रहे हैं। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो म्यू नॉट है ये इसका पोटेशियम का ज़्यादा होगा क्योंकि ज़्यादा एनर्जी देना होगा, इसका थोड़ा उससे कम, इसका सबसे कम होगा। बात आगे समझ में आपको क्या करना है कैसे समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सॉरी नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर इमिटेड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्राइकिंग फोटोन्स एंड इट्स क्वाइट इंडिपेंडेंट ऑफ दियर इंटेंसिटी। मेन फैक्ट है ये कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फ्रीक्वेंसी के मतलब जो फ्रीक्वेंसी आ रहा है, क्या फ्रीक्वेंसी है फोटोन्स का उस पे, न कि इंटेंसिटी पे, या उसकी मतलब उसकी इंटेंसिटी पे निर्भर नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन। आप कितना भी इंटेंसिटी का फोटोन डाल दें, अगर वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को मीट नहीं करेगा तो इलेक्ट्रॉन का इमिशन नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन के इमिशन के लिए ज़रूरी है कि वो मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी चाहिए जिससे कि इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो जाए। इंटेंसिटी नहीं चाहिए, ताकत नहीं बढ़ाना है, फ्रीक्वेंसी आपको देना है, ठीक है। इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी में क्या डिफरेंसेस है ये मैंने आपको ब्लैक बॉडी रेडिएशन में पढ़ाया है बच्चों, तो वहाँ पे पूरे बढ़िया से आपको समझा दिया है कि इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी के बीच क्या डिफरेंसेस हैं। तो वहाँ उस वीडियो को ज़रूर वॉच करें एक बार आप, बहुत फ़ायदा होगा आपको, तो वहाँ पे देख लेंगे आप। तो ये आप समझ लें कि फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, ना कि इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा, ठीक है। फिर नंबर थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट आर इजेक्टेड पर सेकेंड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट आर इजेक्टेड पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होता है फ्रॉम द मेटल सरफेस डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ द स्ट्राइकिंग फोटोन और रेडिएशन एंड नॉट अपॉन दियर फ्रीक्वेंसी। देखिए यहाँ पे क्या क्या, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, समझिए इस बात को, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा या नहीं ये डिपेंड करेगा फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है, इंटेंसिटी पे नहीं। लेकिन कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होगा ये डिपेंड करेगा किस पे, इंटेंसिटी पे, ना कि फ्रीक्वेंसी पे। यही कहा गया। ऑब्जर्वेशन क्या आया, नंबर फर्स्ट ऑब्जर्वेशन आया कि आपका जो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन है वो डिपेंड करेगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे, न कि उसकी इंटेंसिटी पे। जबकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी जब नंबर की बात आ गई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना इजेक्ट होगा वो डिपेंड करेगा उसकी इंटेंसिटी पे, न कि फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है। कितना मतलब इजेक्शन होगा इलेक्ट्रॉन का, ये तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कह दिया, लेकिन कितना इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, तो जितना ज़्यादा इंटेंस होगा, पावर होगा, उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकल पाएगा। कुछ मेहनत नहीं बच्चों, ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, समझ में आ जाएगा आपके, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एक्सप्लेनेशन दिया उन्होंने, ये जब 3 ऑब्जर्वेशंस उन्होंने किया
तब एक्सप्लेन किया कि एक्सप्लेनेशन दिया कि कैसे कैसे काम होता है। तो देखिए, आइंस्टीन इन 1905 वाज एबल टू गिव एन एक्सप्लेनेशन ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यूजिंग प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। ये जो 2 पॉइंट आपने ऊपर देखा, इन दोनों को एक्सप्लेन करने के लिए आइंस्टीन साहब ने क्या किया, प्लांक्स का क्वांटम थ्योरी जो था उसको अपने पाले में लिया, यानी प्लांक्स क्वांटम थ्योरी से इसको एक्सप्लेन करेंगे। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी में ही नहीं ये चीज़ आता है कि एनर्जी प्रोपोर्शनल टू न्यू, है ना, ये जो चीज़ है प्लांक्स क्वांटम थ्योरी भी पढ़ाया हुआ है, सारा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ध्यान से देखिए, एक एक करके सारी बातों को समझ के एक सिलसिलेवार ढंग से पढ़ना सीखिए बच्चों, तो फ़ायदा मिलता है उसका 100%। ठीक है, तो प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के बेसिस पे क्या कहा उन्होंने, ये देख लेते हैं। तो देखिए, पहला नंबर पे कहा उन्होंने क्या एक्सप्लेनेशन किया, एक्सप्लेन बार बार बोला जा रहा है, एक्सप्लेनेशन किया, फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड ओनली व्हेन द इंसिडेंट लाइट हैज सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये बात तो सबसे पहले से आ रहा है कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स, यानी देखिए ये चीज़ है कि जब ये आपका फोटोन्स की वजह से, फोटोन्स ये क्या है, एच न्यू फोटोन्स है, तो फोटोन्स की वजह से जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा उसे ही फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि फोटोन्स की वजह से इजेक्ट हुआ तो फोटो इलेक्ट्रॉन, वही लिखा गया है। फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड ओनली व्हेन द इंसिडेंट लाइट हैज सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी, यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये बात समझ गया। दूसरे नंबर पे उन्होंने कहा कि इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट इज मोर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मतलब आपने जो इंसिडेंट किया लाइट, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है, ठीक है, तो एक्सेस एनर्जी मतलब एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इज इम्पार्टेड टू द इलेक्ट्रॉन एज काइनेटिक एनर्जी, यानी आपने जो एनर्जी दिया, आपने जो फ्रीक्वेंसी, फोटोन का जो फ्रीक्वेंसी डाला, अगर उसमें जो फ्रीक्वेंसी आपने डाला वो ग्रेटर देन हो जाए इससे, ठीक है, तो क्या होगा, जो ज़्यादा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा, अब बाकी क्या करेगा, और बाकी फ्रीक्वेंसी यूज हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए, यानी कि इलेक्ट्रॉन को मूव कराएगा, काइनेटिक्स कराएगा। मतलब ये जो होता है ना, ये जो फेज होता है, इसमें क्या है, इंसिडेंट लाइट आपने फ्रीक्वेंसी के बराबर, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर डाला तो सरफेस पे इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, लेकिन इसको मूवमेंट कौन देगा, जब आप उसको थोड़ा ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला फोटोन्स देंगे तो वो काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा और आगे मूव करना स्टार्ट करेगा। यही है, ऑन द इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट मोर इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड बट द एनर्जीज ऑफ इलेक्ट्रॉन आर नॉट अल्टर्ड। देखिए, ये उन्होंने कहा कि ठीक है कि अगर इंटेंसिटी बढ़ा दी जाए लाइट की तो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे, बहुत सारे इंटेंसिटी बढ़ने से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन एनर्जीज ऑफ इलेक्ट्रॉन आर नॉट अल्टर्ड, यानी एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो सिमिलर होगा। कहने का उनका मतलब ये है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू क्या, हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी हमें पता है हाफ mv² होता है, और एच न्यू जो आपने फ्रीक्वेंसी दिया है जो ज़्यादा है, किससे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से। तो देखिए, यही थ्योरी आपको समझाएगा कि ये जो एच न्यू आप देख रहे हैं, ये एच न्यू क्या करा रहा है, ये तो थ्रेशोल्ड एनर्जी हो गया, थ्रेशोल्ड एनर्जी समझिए, ये न्यू, ये जो है ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। जब इसी को आप क्या करते हैं, प्लांक्स कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है थ्रेशोल्ड एनर्जी में। इसी थ्रेशोल्ड एनर्जी को बोलते हैं वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन, ठीक है। तो ये वर्क फंक्शन को W से दिखाया जाता है, ठीक है। बात आगे समझ में आपके क्या है। तो देखिए, कहा क्या थ्योरी में आपको कि ये जो आपने दिया इससे तो इलेक्ट्रॉन इजेक्शन पॉसिबल हो जाएगा, लेकिन अगर इसे ज़्यादा दे दिया तो वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा इलेक्ट्रॉन को, यानी इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी देगा, यानी इलेक्ट्रॉन को मूव कराएगा, सरफेस से बाहर ले जाएगा, सरफेस से मूव कराएगा। तो ये बड़ा है, आपको बताया अभी ऊपर देखिए, ये ग्रेटर है देन इससे, तो एच न्यू ग्रेटर देन एच न्यू नॉट से, तो इन दोनों को माइनस करके जो आएगा वही ना काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यही कहलाता है कि इन दोनों का जो एनर्जी रेस्ट बच गया, इन दोनों को माइनस करने के बाद वही काइनेटिक एनर्जी है। तो हम लोग इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, हाफ mv², ये भी है, वेलोसिटी है, ठीक है, ये न्यू नहीं है, ठीक है, ये वेलोसिटी है, ठीक है। तो ये हो गया हाफ mv² एच न्यू माइनस ये, तो एच न्यू नॉट के जगह पे आप क्या लिख सकते हैं,
वर्क फंक्शन लिख सकते हैं ना, W वर्क फंक्शन, ठीक है। तो इसलिए आप क्या बोल सकते हैं, एच न्यू इक्वल्स टू हाफ mv², ये इधर आ गया, W इधर चला आएगा तो प्लस W, ये भी हो सकता है एक रिलेशन। ये क्यों बता रही हूँ, ये सारा न्यूमेरिकल बनाने में इस्तेमाल होता है। वर्क फंक्शन दिया रहेगा, जब आप थ्योरी में पढ़ेंगे ही नहीं कि वर्क फंक्शन कैसे हुआ, ये आपको आई होप समझ में आ गया कि ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी को जब प्लैंक्स कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो एनर्जी हो जाता है, और यहाँ पे थ्रेशोल्ड एनर्जी को ही वर्क फंक्शन के नाम से जाना जा रहा है। बात आ रही समझ में आपके। तो यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपने समझ लिया। आगे के क्लासेस में हम लोग बोर्स मॉडल पढ़ेंगे और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वगैरह पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए ये थ्योरी पढ़ के रखिए, न्यूमेरिकल आगे क्लासेस में बताऊंगी आपको, जो आपके एनसीईआरटी बुक से होगा। तो आई होप कि आपको समझ में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अच्छे से आ गया है। अगर अच्छे से आ गया है बच्चों, तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए, ताकि हम लोगों की फैमिली बड़ी होती चली जाए। और लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को पूरे कोर्स के लिए, क्लास 11th के, विथ बेल आइकन, ताकि जैसे ही वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा बच्चों, और आप फटाक से आके देख पाओगे, ठीक है। तो चलिए आप इसी के साथ बाय, थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट